Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्षी Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी Electrical Engineering में। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग ऑल एग्जाम्स लाइक NHPC JEE, THDC JEE, DFCCIL, DDA JEE या फिर आप SSC JEE को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? सो देखिएगा अभी हम कौन से एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं NHPC JEE, देन हम बात कर रहे हैं THDC JEE, देन आपका DFCCIL JEE, देन आपका भी DDA JEE और आपका अपकमिंग SSC JEE 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑलमोस्ट इन सभी एग्जाम्स को और भी आपके कोई एग्जाम्स इसमें छूट गए हों तो उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज से आपका जनरल अवेयरनेस का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें हम जीके जीएस सारे जो भी आपके जीके के पार्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर बेस्ड जो भी सेक्शन रहेगा वो इस क्वेश्चन सीरीज में आपका कवर अप होगा। सो जो भी स्टूडेंट्स NHPC JEE, THDC JEE, DFCCIL JEE, DDA JEE, SSC JEE या फिर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़िए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से जो भी होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? क्योंकि आपका NHPC JEE में 30 क्वेश्चंस आने जनरल अवेयरनेस के, SSC JEE में आपका 50 मार्क्स का जीके जीएस जिसमें सारे पोर्शन मिक्स होते हैं। इसी तरह DFCCIL में भी आपका 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 15 मार्क्स का साइंस आना। इसी तरह THDC और DDA JEE में भी आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आना है। ठीक है? सो इस सीरीज में सारे आपके जीके के जितने भी सेक्शंस हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके या फिर करंट अपडेट बेस्ड जीके जो भी है वो सभी इस सीरीज में कवर अप किया जाएगा। सो आज हमारा सेशन इस सीरीज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो करते हैं हम अपने सेशन को श्री गणेश। ठीक है? सो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। सो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो रोज रेगुलर आप इस सेशंस को आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, सो चलते हैं हम अपने सेशन में। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। सो हम प्रेफर हिंदी को करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है? सो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से निकल कर आ रहा है जो कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। सारे क्वेश्चंस आपके जो आपका TCS कंडक्ट करवाती है, SSC को भी TCS कंडक्ट करवाती है एंड अदर एग्जामिनेशंस को भी मोस्टली TCS कंडक्ट करवाती है। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो आपके ऑल SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स पे बेस्ड आज का क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन है और ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। सो डोंट स्किप एंड डोंट अवॉइड दिस वीडियो। ओके, प्रॉपरली वॉच कीजिए एंड सेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। अच्छा, सबसे फर्स्ट बात है संयुक्त सत्र, दैट मीन्स ज्वाइंट सिटिंग। ओके, अब आप बोलेंगे कि मैम आप पॉलिटी में सबसे पहले संयुक्त सत्र बताइए कि होता क्या है। संयुक्त सत्र मतलब ज्वाइंट सिटिंग, दैट मीन्स आपका जो है संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया जाता है। सो देखिएगा, अब जिन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो उन्हें सब समझ आएगा। देखिए,
होता क्या है, आपका आर्टिकल जो 108 है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक अधिवेशन को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? देखिए, आपके दो सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। दैट मीन्स एक होता है आपका अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन। अब ये सब चीजें हम लिख के नहीं बता रहे हैं, हम आपको बोल के बता देते हैं। देखिए, होता क्या है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि संयुक्त सत्र जो होता है, मतलब संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है, या फिर संयुक्त बैठक अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? तो देखिएगा, जो आपका निम्न सदन है और उच्च सदन है, ठीक है, जब किसी भी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। मान लीजिए एक सदन पारित कर देती है विधेयक और एक सदन जो है मना कर देती है, या फिर कोई जवाब ही नहीं देती है। तो जब वो दोनों सदनों से कोई बिल पास नहीं होगा, तब तक वो फाइनली पास नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब है, आपका जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है, किसी भी विधेयक को पास होने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए रहती है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कोई बिल है, उसको पास करवाना है, तो एक सदन ने तो मंजूरी दे दी और दूसरा सदन उसको मंजूरी नहीं देना चाहता है, तो ये मतभेद हुआ ना। कहने तो क्या मतलब निकला इसका, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? 108। याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक अधिवेशन से। क्यों बुलाते हैं संयुक्त बैठक अधिवेशन? जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई जाती है। अच्छा, संयुक्त बैठक अधिवेशन को बुलाते कौन है? तो आपको याद रखना है, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त बैठक अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? लोकसभा स्पीकर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कौन करता है अध्यक्ष? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, याद रखना है आपको सारे क्वेश्चंस। क्या याद रखना है आपको? संयुक्त बैठक अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन है? श्री ओम बिरला जी हैं। ओके, कौन है? श्री ओम बिरला जी। कहाँ से आते हैं ये? राजस्थान से हैं। ठीक है, कौन सी लोकसभा है इनकी? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि संसद के दोनों सदनों के की संयुक्त बैठक अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो आपका आंसर होता राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता की बात हो रही है तो अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, एसएससी CHSL 19 का क्वेश्चन है। सो आपको देखिए, अब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन आपका टॉपिक है संयुक्त बैठक अधिवेशन या फिर ज्वाइंट सिटिंग। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है कि संयुक्त बैठक अधिवेशन किस आर्टिकल में है? 108 अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक अधिवेशन का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है, संयुक्त बैठक अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन निकल कर आता है कि संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बोलेंगे लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर? अगर एग्जामिनर आपसे पूछेंगे संयुक्त बैठक अधिवेशन क्यों बुलाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध या फिर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक के लिए हम क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, संयुक्त बैठक, अधिवेशन या संयुक्त सत्र भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो ये चारों पांचों क्वेश्चंस आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में है, 108। क्लियर। सो देखिएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं। वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला जी है। कहाँ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। कौन सी लोकसभा है अभी हमारी एट प्रेजेंट, 17th। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होगा नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या निकल कर आया, लोकसभा स्पीकर। ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, उससे 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल कर आएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि संयुक्त सत्र बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन से अनुच्छेद में है, 108। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्य दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए हुआ क्या था, आपकी कमेटी आई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, देखिए हम आपको बता देते हैं क्योंकि एकदम पूरा प्रॉपर वे में लिखना यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। देखिए आपका जो क्या आया था, 42वां संविधान संशोधन आया था आपका, ठीक है। क्या आया था आपका, 42वां संविधान संशोधन। क्लियर। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में कब आया था, 1976 के द्वारा किसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्लियर। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था या ऐड किया गया था, तो आपको क्या याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल कर आएगा कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, या तो आप क्या बोलेंगे, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका कहाँ पर प्रॉपर है, तो देखिए पार्ट या फिर आप ऐसा बोल लीजिए भाग 4 क, ठीक है। कहाँ रखा गया है इसको, अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए अब हमारी बात पूरी प्रॉपर ध्यान में सुनिए, आपका क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो अब बड़ी ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्लियर। कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। किस भाग में है, भाग 4 क में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है, 51 क, मतलब या फिर आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। कितने होते हैं मौलिक कर्तव्य, 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, और तो आपको क्या याद रखना है, 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उससे 86वां 86th संविधान संशोधन 86th संविधान संशोधन 2002 के तहत, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखा गया है कि माता पिता और उनके संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ मौलिक कर्तव्य से कितने सारे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस हमने बता दिए। पहला क्वेश्चन,
मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो रूस से लिया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप बोलेंगे 11 है। किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4A में रखा गया। किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 51A में रखा गया है। 11वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी कमेटी निकल कर आ रही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तारापुर समिति नहीं होगा, राधा कृष्णन समिति नहीं होगा। क्लियर? बलवंत मेहता राय समिति तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने आपको सब बता दिए हैं। मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, रशिया से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन 3 पे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, पीएमओ तो नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी भी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करेंगे, और नियुक्तियों की कैबिनेट समिति भी नहीं करती है। आपको क्या याद रखना है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखिए अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, ये जो राज्यपाल जी हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है, उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल जी को शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट जो स्टेट में हमारे हाई कोर्ट होते हैं ना, उसके जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति तो हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? राज्य के जो हाई कोर्ट है, कहने का मतलब है हमारा जो उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, राज्य के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल जी को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, और शपथ हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से बोल रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस टीसीएस जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम उन्हीं के हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सो बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपने सेशन को प्रॉपरली अटेंड करिएगा। अच्छा, राज्यपाल जी से 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी? राज्यपाल की। शपथ कौन दिलाएगा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल जी जो अपना त्याग पत्र है वो भी किसी को देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा, राज्यपाल से 3 क्वेश्चन, नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो देखिए, आपके जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनके जो सबसे हाईएस्ट कमांडर जो होते हैं, सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। चीफ डिफेंस नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, और डिफेंस मिनिस्टर नहीं। ओके, सो देखिए, आपके जो प्रेसिडेंट जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो आपके सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत के सुरक्षा बलों के। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताइए
वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी कौन है? तो आप बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो फिर आप हमसे पूछेंगे मैम पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हम बोलेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल थी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। प्रतिभा जी, ठीक है। चलिए हम आपको डिक्टेट बोल के बता देते हैं कि जो आपके राष्ट्रपति जी हैं वर्तमान में वो कौन है। हमारे जो 15वें राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओके, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो कहाँ से है बिलोंग करती हैं? तो उड़ीसा के मयूरभंज से हैं वो, और वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो आपको क्या याद रखना है? सुरक्षा बलों के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं जो कि राष्ट्रपति जी हैं। वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ओके, भारत की 15वीं राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा मयूरभंज जिले से है और ये हमारे कहाँ की? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सो ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हमने फिर बोल के बता दिया है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर हम एक एक वर्ड को यहाँ नोट कराने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा मयूरभंज से हैं और हमारे झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। क्लियर? सो चलते हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है या हम बोल लें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए 5 अप्रैल को नहीं, 5 मई को नहीं, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 मार्च को नहीं मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हमारा कुछ दिनों पहले हमारा क्या गया? विश्व पर्यावरण दिवस गया। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए जो अभी हमारा 2023 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे गया उसकी थीम क्या थी? तो आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थीम थी अभी 2023 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? तो आपको क्या याद रखना है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थीम है, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 को किसने होस्ट किया था? तो आप क्या बोलेंगे? कोटे द आइवरी, आइवरी कोस्ट या कोटे द आइवर। अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, अगर इंग्लिश में लिखेंगे कहीं बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कोटे द आइवर, ओके। किसने होस्ट किया था? ये कंट्री है, ठीक है। कोटे द आइवर या फिर आइवरी कोस्ट बोल सकते हैं हम इसको, दोनों नाम है। आइवरी कोस्ट, क्लियर। अब देखिए इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। कोटे दी आइवरी, बस इतना जानिए आप कि क्या जानना है आपको कि किसने होस्ट किया था क्या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? तो कोटे द आइवर ने होस्ट किया था और थीम क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा ये एज इट इज, ओके। सो क्या याद रखना है आपको? विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सो जैसे जैसे हम आगे सेशन में बढ़ते जाएंगे हम आपको और भी डिटेल बताते जाएंगे, क्लियर। अभी हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अदरवाइज कहीं किसी को प्रॉब्लम ना आए।
तो क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। आज का आपका जो सेशन रहने वाला है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट, बुक्स, जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। तो स्वदेशी आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो देखिए, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, क्या दिया गया था, करो या मरो का नारा। अब हम आपसे पूछते हैं, चलिए बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप क्या बोलेंगे, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 या 1942 को आपका क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और उसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक कामयानी के लेखक कौन है। ये देखिए, सारे क्वेश्चंस एसएससी के ही हैं, ठीक है। तो कामयानी जो बुक थी वो किसने लिखी थी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने नहीं लिखा था, महादेवी वर्मा जी ने भी नहीं लिखा था और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी नहीं लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने कामयानी बुक लिखी थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए, आपको जो करंट अपडेट्स हैं या फिर बुक्स नेम है, अपॉइंटमेंट्स है, स्कीम्स हैं, या फिर आपके जो स्टैटिक जीके होते हैं लाइक रिवर्स के नेम, माउंटेन्स के नेम, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नेम, या फिर हमने हमारे नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज के नेम, है ना, ऑथर, बुक, स्कीम्स, ब्रांड एम्बेसडर, ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद रखनी है। तो आपको कामयानी याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरहुल फेस्टिवल गुजरात में नहीं मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं मनाया जाता और असम में भी नहीं मनाया जाता। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सरहुल फेस्टिवल जो होता है या सरहुल त्योहार जो होता है झारखंड में मनाया जाता है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड में सरहुल त्योहार को मनाया जाता है। क्लियर, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्या आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या पूछ रहे हैं ये। आरबीआई दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो कि हम बताएंगे। देखिए, आरबीआई की स्थापना जो होती है, वेट हम आपको यहाँ लिखवा देते हैं, थोड़ा सा इन शॉर्ट लिखाते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर, देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। फिर हम आपसे बोलेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय बताइए आप कहाँ पर पड़ता है। तो मुख्यालय कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। क्लियर, कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। एज इट इज बातें आपको याद रखना है। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था या जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब और कब हुआ था। तो आप क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 1949 1949 को क्या हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑस्वार्न स्मिथ कौन थे फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के,
तो आप क्या बोलेंगे? ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जी जो थे वो हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आप क्या बोलेंगे? सर सीडी देशमुख जी जो थे, या फिर आप सीडी देशमुख जी लिख लीजिए। सीडी देशमुख जी जो थे कौन थे? हमारे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान आरबीआई गवर्नर, तो आप क्या बोलेंगे? भारत के 25वें हैं, जो कि हमारे कौन हैं? अभी जो एट प्रेजेंट हैं वो 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, 25वें गवर्नर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास जी। क्लियर? शक्तिकांत दास जी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए करंट भी हो गया और हमारा पूरा स्टैटिक फैक्ट्स आरबीआई का सारा हमने आपको बता दिया है। क्या याद रखना है आपको? आरबीआई की स्थापना, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, वेट अ सेकेंड। यस, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख जी थे। और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है, जो कि 25वें आरबीआई गवर्नर है। क्लियर? सो आपको ये सारी बातें आरबीआई से याद रखनी है। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन पे। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्या बताया था हमने? 1 अप्रैल 1935, अभी बताया था ना, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। तो 25 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो लिपुलेख दर्रा है या जो लिपुलेख पास है वो उत्तराखंड राज्य में आता है ना। तो हिमाचल नहीं होगा, जम्मू नहीं होगा, असम नहीं होगा, उत्तराखंड में पड़ता है हमारा लिपुलेख दर्रा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आपको सारे पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर पाएंगे। और जहां हमको लगेगा कि जिस क्वेश्चंस का हमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो उसको हम जरूर डिफाइन करेंगे, जरूर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर उस टॉपिक से और भी जहां क्वेश्चंस बनेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्लियर? सो लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? जो हमारे गारो खासी पर्वत है वो कहाँ पड़ते हैं? तो कहाँ पड़ते हैं? सिक्किम में नहीं, मिजोरम उड़ीसा में नहीं पड़ते हैं, मेघालय में पड़ते हैं गारो खासी पर्वत श्रृंखला। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। देखिए एसएससी CHSL 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत के किस राज्य में माउतुत्सव मनाया जाता है? सो देखिएगा, ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है माउतुत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये बेसिकली हमारा कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नागालैंड में क्या मनाया जाता है हमारा?
ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, महोत्सव। क्लियर। एग्जामिनर आपसे टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य में महोत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंबुबाची मेला कहाँ लगाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका जो अंबुबाची मेला लगता है वो असम में लगाया जाता है, केरला, सिक्किम और गुजरात नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंबुबाची मेला कहाँ लगाया जाता है, भारत के किस राज्य में लगता है, तो आपको क्या याद रखना है, असम में अंबुबाची मेला लगता है। ये देखिए एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस करवाते हैं, सो सारे क्वेश्चंस टीसीएस के ही हैं। ठीक है, सो आप बिल्कुल मन लगाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइट वे में दिखेगा, बट हम पढ़ देते हैं। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। सो आपको क्या याद रखना है, मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है मिंजर मेला, कहाँ लगता है मिंजर मेला, हिमाचल प्रदेश में लगता है। क्लियर। मिंजर मेला इज रिलेटेड टू विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, जैसा अंबुबाची मेला होता है जो कि कहाँ लगता है, अंबुबाची मेला असम में लगता है, उसी तरीके से मिंजर मेला जो होता है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में लगता है। क्लियर। सो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। चूंकि हम एक ही लैंग्वेज में इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर दोनों लैंग्वेज में पढ़ने लगे तो। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ये देखिए सेंसेक्स 2011, दैट मीन्स हमारा जो जनगणना हुई थी 2011 की, उससे क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको 382 पर स्क्वायर किलोमीटर याद रखना है। डायरेक्ट बातें याद रखनी है आपको। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कितना है जनसंख्या घनत्व हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो ये तो हर कोई बता सकता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड होगा नहीं, CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये मत बोलिएगा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए MTS 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। क्योंकि आपके SSC तो एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड ही करता है हर बार, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्लियर। सो ड्राई आइस का जो केमिकल नेम है वो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, K का क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन होता है। सो A भी नहीं होगा, B12 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विटामिन C, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद रखना है आपको, स्कॉर्बिक एसिड का जो नाम है, स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन C का। क्योंकि आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम याद होने चाहिए। क्लियर। जैसे कि हम आपको अभी कुछ बताते हैं। विटामिन ए का नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे रेटिनॉल। B1 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे थाइमिन। B2 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइबोफ्लाविन। B3 का क्या, पेंटाथेनिक अम्ल। B5
नियोटीन या नियासिन, B5 B6 का क्या होता है पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन होता है, B12 का क्या होता है साइनोकोबालेमिन होता है, C का स्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरल होता है। ये सब हमको तो याद है लेकिन आप लोगों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एक एक अभी हम वर्ड लिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब हम आपका इसका थ्योरी सेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम आपको एज इट इज पूरी बातें टू द पॉइंट नोट करवा देंगे। अभी हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, सो आपको क्या याद रखना है, स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। ओके, सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, KDCA। अब आपको क्या याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, B और C, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ADE के। वसा में घुलनशील होते हैं ADE के और जल में घुलनशील होते हैं BC। ठीक है, तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, पानी मतलब जल, जल में घुलनशील B और C, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, विटामिन K नहीं होगा, D भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर C, विटामिन C इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ADE और जल में कौन से होते हैं, विटामिन B और C। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको विटामिन के रासायनिक नाम, उनके सोर्सेस और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे बेरी रोग कहाँ किससे होता है, या फिर रिकेट्स स्कर्वी किसकी कमी से होती है, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, टॉपिक्स आपको विटामिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मानव शरीर धूप से विटामिन डी का निर्माण करती, कहने का मतलब है आपको धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। ये बातें तो आप सबको पता होगी। B, A और C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है ऑप्शन, मानव धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, और डी का हमारा क्या नाम होता है, ई का जो कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, क्लियर। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं, तो हमारी जो अर्चना कामत जी हैं ये बेसिकली टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। सो BCD नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद रखना है आपको, अर्चना कामत बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है, ये देखिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया है जो कि हमारे हिस्ट्री से है। सो देखिएगा आपका जो हम्पी पड़ता है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो केरल तो होगा नहीं, तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटका, केरल नहीं सॉरी कर्नाटक में पड़ता है हम्पी आपका, तेलंगाना होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या याद रखना है आपको, विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी हम्पी वो कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा उसमें डिटेल में बताएंगे। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सो देखिएगा लॉर्ड, ये भी हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन पढ़ा है आपने, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, कब हुआ था, आपका जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध क्या चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन या फिर अंग भंग आंदोलन चलाया गया था। अब जिन लोगों ने कुछ भी पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उन्हें पता होगा कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध क्या चलाया गया था, अंग भंग आंदोलन।
बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसे हमने क्या बोला था, स्वदेशी आंदोलन भी बोला था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का संबंध भूटान युद्ध, बजट प्रणाली या फिर डूरंट आयोग से नहीं है, बंगाल के विभाजन से है। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, और आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन था, तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। क्लियर? सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? अच्छा, हम पूछेंगे कि वर्ष तो हम बता देंगे, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैम 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा होती है। किसके द्वारा शुरुआत होती है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। सो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद रखना है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ओके, सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? आपसे टू द पॉइंट एक आर्टिकल दे दिया और आपसे आर्टिकल नंबर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं एग्जाम में आपसे? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? सो ऑप्शन नंबर बी सी डी होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 15 के तहत ये बात बोली गई है। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है कि इन पांचों के आधार पर, किन पांचों के आधार पर? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो याद रखना है आपको, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? सॉरी, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको याद सॉरी आपको याद रखना है कि जो एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज से संबंधित है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। क्लियर? सो आज की सेशन का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन ये है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? तो जो बेसिकली वो हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं, या तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। क्लियर? किससे संबंधित हैं? तो चेस से संबंधित हैं। देखिए आज का जो हमारा सेशन था, जिसमें हमने एटलीस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
जो कि जिसमें हमने आपको जहां जरूरत पड़ी वहां पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी दिया आपको, जिसमें हमने आपको ये बताना चाहा कि आपके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साइंस, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट से आपके मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक NHPC जेई, देखिए NHPC जेई, PHDC जेई, DFCCIL, DDA जेई, SSC जेई एंड अदर एग्जामिनेशंस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। यदि आपका PGCIL का कोई एग्जाम है या फिर आपका NPCIL का कोई एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल है या SSC का कोई एग्जाम है, SSC, रेलवे या फिर आपका किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जीएस आने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? सो आज का हमारा बेसिकली जनरल अवेयरनेस का सेशन था जो कि कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने आपको जहां हमें लगा कि इस क्वेश्चंस में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वहां हमने आपको बहुत डिटेल में सारे फैक्ट्स कवर किए हैं। सो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं, सो आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा। और जो भी हमने साथ में जो फैक्ट्स बताए हैं, हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, उस क्वेश्चंस के साथ हमने 5 से 7 क्वेश्चंस नए भी सीखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए अपने सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर करिएगा। क्लियर? सो बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है ये आपके लिए। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्लास था मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस सीरीज का, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।